नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी प्रश्नमाला 4.3 और उसके दो अंतिम प्रश्न संख्या 7 और 8। यानी आज हम इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अब हमारी जो प्रश्नमाला 4.3 है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। नहीं थी, हमें भी पता है कि इन दोनों के रुपए हमें पता नहीं है कि यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितने दिए। तो हम भी खुद क्या करेंगे, इसको x रुपए यानी या मान लिया यामिनी ने x रुपए दिए, फातिमा ने y रुपए दिए। ये प्रश्न में लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोस्तों ऐसा है किताब वाले हमें थोड़ा समझते हैं कि बच्चों को कुछ आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हम बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप उनका अंशदान x और y मान लीजिए, मान लेंगे। फिर इस समीकरण का आलेख भी खींचिए, फिर इसका आलेख भी खींचेंगे। चलिए यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक तो है यामिनी, ध्यान रखिए दोस्तों, एक है यामिनी। तो मान लीजिए हमने ऐसा मान लिया कि भाई यामिनी ने अंशदान में दिए रुपए, अंशदान में रुपए दिए और वो रुपए हमने कितने मान लिए, x। फिर फातिमा ने अंशदान में रुपए दिए और अब मान लीजिए वो रुपए हमने ले लिए y, ठीक है। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए। अब दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए, मतलब हमारा जो काम है वो मन से तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार। क्या किया प्रश्न के अनुसार कि सर इस यामिनी ने x रुपए दिए, फातिमा ने y रुपए दिए, दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, 100। तो ये भी दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये अपना बन गया रैखिक समीकरण। कोई आसान, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई। रैखिक समीकरण बनाने को बोला, ये देखिए दोनों ने मिलकर ये इसके रुपए जोड़ दिए, बराबर कितना आ गया, 100। समीकरण तो आसानी से बन गया। लेकिन अब इस समीकरण के लिए हमें क्या खींचना है दोस्तों, आलेख। आलेख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी समीकरण को 2 या 3 बार हल करना है, कम से कम 2 बार तो करना ही करना है, हल करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे हल करेंगे वो हम वैसे पहले हम इन प्रश्नों से पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें समझ चुके हैं। लेकिन अब देखिए यहां पढ़ते हैं कि आपको क्या करना है, किसी एक चर को यहां रखना है, बराबर में जो संख्या है वो संख्या वही रहेगी, और फिर इस चर के साथ में जो है उसे हटाकर उस तरफ ले जाएंगे। चलिए हमने y वहां लिख दिया, प्लस का था, उस तरफ जाती माइनस का हो गया। अगर यहाँ x के साथ कोई संख्या होगी तो वो बट्टा के नीचे जाएगी, है नहीं तो बट्टा के नीचे कोई जाएगा नहीं, यानी x बराबर हो गया 100 माइनस y। अब हमें क्या करना है, इसमें y की जगह पे मन से रखना है मान, और रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी चर है उसका अगर आप मान मन से रख रहे हो तो क्या रखना है आपको, 0 1 2 3 जो भी है वो रख दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो 100 में से 0 का क्या गया, 100, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम x बराबर यहाँ पे 100 लिखेंगे माइनस, और y की जगह हमने मान लीजिए 1 लिख दिया, तो 100 में से 1 गया, क्या गया, 99। तो हमने क्या देखा कि y का मान तो 0 और 1 रखा, और यहाँ जो आया वो कितना है, 100 99, यानी मान बहुत ही ज्यादा। यानी जब हम ये ग्राफ अपने ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे ना, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, कॉपी से भी बाहर अपने घर में बनाना पड़ेगा भाई, ऐसा काम हमें करना नहीं है। तो अब हम यहाँ करें क्या, तो जब इस प्रकार से आपको लगे कि ये मान अगर हम 0 1 रखेंगे तो ये मान बहुत ज्यादा आ जाएगा जो अब तक हमने ग्राफ में नहीं दर्शाया है, तो आपको क्या करना है कि इस y के स्थान पर भी कोई ऐसा मान लिखना है ताकि इनका संतुलन बैठ जाए। और हम जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ के अंदर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे ना, अब इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि मान बहुत ही ज्यादा आया। तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद 1 ना लिख के उसे क्या करेंगे, एक समान माप का गैप रखते हुए हम डायरेक्ट संख्याएं है वो ज्यादा बड़ी लिख देंगे। 1 2 3 की जगह पे हम ऐसा लिखते हैं, 0 से जैसे लिख सकते हैं 0 से 10 20 30 तो गलत नहीं होगा, या फिर हम 0 से 20 फिर 40 फिर 60 इस प्रकार से लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन 1 2 3 हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 लिखते लिखते हम 100 तक जाएंगे, हम चले जाएंगे कहाँ, ग्राफ से भी बहुत ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। चलिए x बराबर ये 100 का 100 माइनस, मान लीजिए यहाँ हमने रख दिया 20, ठीक है। तो x 100 में से 20 गया, कितना आ गया, 80। कोई दिक्कत नहीं आई हमें। हमने y का मान क्या लिखा, y का मान हमने लिखा 20, और जैसे ही हमने y का 20 लिखा x का आ गया 80। एक बार और सरल कर दें, x बराबर 100 माइनस यहाँ हमने रख दिया मान लीजिए 40, तो
x बराबर 100 में से 40 गए, क्या बच गया दोस्तों 60। 2 बार हल कर दिया। 2 बार हल करने के बाद इसी हल का यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y बराबर 40 रखने पर, जैसे ही आपने 2 बार हल किया इसकी एक सारणी बना ले दोस्तों। ये हमने बना ली छोटी सी सारणी, ज़्यादा बड़े मान ना आए तो हम इसलिए गैप लेके बराबर अंतर से हम संख्याएं लिख देंगे x और y। चलिए यहाँ पे देखिए y का मान हमने 20 लिखा, इसीलिए x का मान क्या आया 80, ये दोनों साथ में रहेंगे। y का मान हमने 40 लिखा, इसीलिए x का मान कितना आया दोस्तों 60। अब इन मानों को लेकर हम एक बढ़ाएंगे ग्राफ। ये ध्यान रखें दोस्तों, अक्षों पर हमने जो मान लगाए हैं वो हमने उसमें 20 का गैप रखा है, 0 से 20, 20 से 40, 20-20 का गैप रखा है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें 10-10 के गैप से भी संख्या लिख सकते हो, गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप 50 के गैप से लिखोगे तो भी गलत तो नहीं होगा, लेकिन हमें यह समझना है कि ये संख्याएं भी उसके अंदर आनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं 10, 20, 30 ये रखता 10-10 के गैप से तो भी हमें 20, 40, 60, 80 आराम से प्राप्त हो जाते हैं, और 20-20 रखते हैं तो भी हमें आराम से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा नहीं दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखिए x का मान 80, y का मान 20, दोनों मान को लेकर लगा दो बिंदु। चलिए x का मान क्या लेना है 80, फिर y का क्या लेना है 20, ये रहा। चलिए ये y की जो 20 की जो लाइन होगी वो जाएगी जाएगी जाएगी, 80 की लाइन आएगी ऊपर, और जहां दोनों मिलेंगे वहां लगा देंगे बिंदु। बिंदु पे लगा दिया गोला, क्योंकि यही अपना है 80,20, मतलब x का 80 पहले y का 20 बाद में, ये हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए क्या है, x का 60 y का 40। चलिए कहां पे देखिए x का 60, ये रहा x का 60, y का कितना है दोस्तों 40, ये 60 जा रहा है ऊपर, ये आ गया सामने, और दोनों मिल गए इस तरफ दोस्तों यहाँ पे। चलिए ये लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 60,40, दोनों बिंदु लगा दिए ना। दोनों बिंदु लगाने के बाद ले लो स्केल, दोनों को मिला दो सीधा। ये मिलाने के बाद जो रेखा हमें प्राप्त होगी दोस्तों, यही अपना जो समीकरण था x + y = 100, ये उसका हो गया आलेख, जो हमें आलेख यहाँ पे बनाना था। तो इस प्रकार से हमने ये आलेख बना दिया, ये समीकरण को सरल करके। अगला प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट में तापमान मापा जाता है। तापमान यानी गर्मी, ये मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे हमारे देश में यही तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, ये दो तापमान मापने के मात्रक हो गए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने यानी बदलने वाला एक रेखिक समीकरण दिया गया। ये देखिए रेखिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 चर, एक f है एक c है, दोनों के ऊपर कोई घात लिखी हुई नहीं है, मतलब एक एक घात है ना, इसलिए इसको रेखिक समीकरण कहा गया है। तो ये एक रेखिक समीकरण दिया गया है। हमें करना क्या है कि भाई पहले प्रश्न में यानी इसी समीकरण को लेकर हमें प्रश्न पूछे गए अलग अलग, उन सब के हम उत्तर देने। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न करते हैं कि सेल्सियस और यानी सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानना है। इसको x अक्ष मान लो, इसको y अक्ष मान लो, और फिर ऊपर दिए गए समीकरण यानी रेखिक समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए हमें इस प्रश्न को 2 बार हल करना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों हम जैसे हल करेंगे वो क्या होगा, सही होगा, अगर हम सेल्सियस का कोई भी मान रखेंगे, क्योंकि इसमें एक हमें दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें पहले से पक्षांतरण तो किया हुआ है। देखिए यहाँ अकेला चर है, अगर यहाँ पे कोई होता तो हमें क्या करना पड़ता, पक्षांतरण करना पड़ता। या f अकेला है, f मतलब कौन, y अक्ष, ध्यान रखिएगा फ़ारेनहाइट क्या है, y अक्ष, यानी यहाँ पे ये y है बराबर ये जो है ये x है। अब हमें क्या करना है, इसमें केवल इस x का मान यानी c का मान मन से रखकर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। कम से कम 2 मान दोस्तों, ध्यान रखिए, कम से कम 2 मान हमें करने हैं। लेकिन यहाँ करते वक्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ी बड़ी संख्या है, जैसे अभी 7वां प्रश्न किया था ना, उसमें भी संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी थी, इसलिए हमने सोच समझ के संख्या लिखी थी। ठीक है, यहां पे भी आपको सोच समझ के ही संख्या लिखनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए c का मान अगर हम यहां पे 0 रखते हैं तो 0 को जैसे इस कोष्टक से गुणा करेंगे, यहां पे गुणा ही तो है, 0 हो जाएगा प्लस 32 है। f का मान कितना आ जाएगा 32। ये तो आपके लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कि भाई f बराबर हम क्या करेंगे 9/5 गुणा, यहाँ c की जगह पे 0 लिख दिया, प्लस 32 है ही, मतलब हमने क्या किया, c बराबर 0 रखने पर, ध्यान रखिए दोस्तों प्रश्न में कहा गया है ये जो c यानी क्या सेल्सियस वो x अक्ष है। ठीक है, हमने 0 रखा तो f का मान हमें क्या मिल गया 32। अब ये f का मान 32 आया दोस्तों, f मतलब y अक्ष पे लिखा है वो जो मान है वो हमें 32 तक ले जाना पड़ेगा। अब हमें भी पता है अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0 1 2 3 4 5 तो हमें ग्राफ से कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर, जो जा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही, या तो आप ऐसा करो 2 4 6 2 के गैप से लिख दो,
या फिर 32 लाने के लिए 4 के ग्राफ से लिखेंगे, गैप से लिखेंगे तो भी क्या होगा, सही ही होगा। अगर हम यहां पे ऐसा करते हैं 8 के गैप से लिख देते हैं तो भी यहां पे 32 हमारा आ जाएगा, 16 के गैप से भी आ जाएगा। चलिए, तो ये पता चल गया कि 2 का गैप या फिर 4 का गैप या फिर 8 का गैप लिख के हम 32 ला सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, दूसरा अगली बार और करते हैं। f बराबर ये 9/5 गुणा, यहां पे छोड़ देते हैं जगह और 32, यानी हमें c की जगह पे कोई मान अपने मन से रखना है, जिससे जैसे ये जो 32 आया है f का मान, y का मान जो 32 हमें मिला है, जो 2 के 4 के 8 के और 16 के पहाड़े में आ रहा है। तो अब यहां पे भी हमें सोच समझ के ऐसी संख्या लिखनी है ताकि सरल करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी जैसे 32 के अनुसार ही, जैसे 32 2 के पहाड़े में आया, वो भी 2 के पहाड़े में आना चाहिए, या फिर 2 के पहाड़े में नहीं आए तो 32 जैसे 4 के पहाड़े में आ रहा है तो ये 4 के पहाड़े में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है तो दोनों 8 के पहाड़े में आने चाहिए, ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहां पर रख देता हूं 5, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं से 1 2 3 4 लिख सकता हूं, मुझे पता है, लेकिन गुणा में यहां पे मैं लिखूंगा वो इस हर से क्या करेगी, कटेगी। तो अगर वो नहीं कटी तो हमें उत्तर भिन्न में मिल जाएगा, इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, 5। ठीक है, 5 से जैसे ही 5 मैंने काटा, ध्यान रखिए दोस्तों, 5 से 5 मैंने जैसे ही काटा, ये 32, वो 5 में 5 कट जाएगा, 32 और बाद में 9 एकम 9 हमें जो मिलेगा उसे हमें जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही 9 जोड़ेंगे 32 में, ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही हम 32 में 9 जोड़ेंगे हमें मिलेगा क्या, 41, यानी दोस्तों मान क्या मिलेगा, 32 से ज्यादा। अब 32 से ज्यादा मिलेगा तो हमें और भी ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाए जिसे हमें कम मान मिले तो और भी अच्छी बात है, यानी हमें वो मान है वो किस में रख देंगे, माइनस में। जैसे ही हम ये मान माइनस में लिखेंगे दोस्तों क्या होगा, जैसे ही हम माइनस में यहाँ पे रखेंगे मान, वो संख्या जो आएगी वो 5 से कटेगी, 9 से गुणा होगा, हमें 9 से प्राप्त होने वाली संख्या मिलेगी माइनस की, वो हम 32 में से घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे हमें संख्या क्या मिलेगी, 32 से कम, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रख ट्राई करते हैं, माइनस का 5 रखा जैसे मैंने, तो माइनस का 5 जैसे रखेंगे, 5 से 5 कट गया, 9 एकम 9 किसका, माइनस का, 32 में से 9 घटा लेंगे, और जैसे ही हम 32 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, यहां हमें मिल जाएगा माइनस का 23। ध्यान रखिए दोस्तों, माइनस का 23 मिलेगा, और माइनस का 23 2 के 4 के 8 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हमने जो भी माइनस का 5 सोचा था वो एकदम गलत, हम उसे रखेंगे नहीं। चलिए माइनस का रख देते हैं 10, 5 को काटा, यहाँ आए माइनस के 2, 9 से गुणा किया, माइनस के हो गए 18, और 32 में से माइनस के 18 चले गए, क्या बच गया, 14, यानी 14 इसमें से बचा। यानी गलत तो नहीं है, बिल्कुल राइट, लेकिन फिर भी एक और गलती हो रही है दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पे लेंगे और हमें इस प्रकार से 14 प्राप्त होंगे, तो 14 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा तो काम नहीं आएगा, फिर हम क्या लेंगे, 2 का पहाड़ा। अब 2 का पहाड़ा लेंगे तो हमें क्या होगा, 32 लाने में दिक्कत होगी, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 का पहाड़ा यदि हम रख देते हैं तो क्या उसमें 2 नहीं मिल सकता है ना। अगर इसमें देखिए यहाँ पे मैं अगर लिख दूं माइनस का 10 तो कटेगा, ये 9 2 18 बनेगा, 18 निकल जाएगा, माइनस का 14 बचेंगे ना, तो वो 14 4 के पहाड़े में तो नहीं होता, लेकिन 4 3 12, 4 चौक 16, 12 और 16 के बीच में नहीं हो सकता, क्या होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे यानी c की जगह पे हम लिख देंगे माइनस के 10, और इसको करेंगे सरल। चलिए सरल करते हैं, f बराबर ये कट गया, 5 दूनी 10, माइनस का 2, 9 दूनी हो गए माइनस के 18, प्लस का हो गया 32, और f बराबर माइनस के 18 चले जाएंगे, 14 का जो 14 बचेगा वो किसका बचेगा दोस्तों, प्लस का। चलिए 2 बार सरल करने के बाद इसकी बना लेंगे सारणी। चलिए बना दी ये मैंने सारणी में x और y, वही रखने का तरीका वापस देखिए। अब x कौन था और y कौन था, तो c था x, f था y। तो चलिए x का मान हमने मन से लिखा था कितना, 0, इसलिए y का मान कितना आया, 32, कोई दिक्कत नहीं। वापस हमने यहाँ पे c का मान -10 मतलब x का मान -10 लिखा, तो हमें f का मान हमें 14 प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों इस सारणी आने के बाद चलते हैं ग्राफ में। अक्ष बनाने के बाद इस सारणी से रखते हैं बिंदु। देखिए सबसे पहले x का मान 0, x बिल्कुल 0 हो गया दोस्तों, और जब कोई एक चर का मान 0 हो जाए तो दूसरे चर का जो मान है वो मान उसी अक्ष पर अंकित हो जाएगा। ध्यान रखिए बिंदु कैसा आएगा, y का कितना 32, तो y का जहां पे 32 है वहीं पे ये बिंदु रह जाएगा, क्योंकि x 0 हो गया, x से कोई लेना देना ही नहीं, तो y पे ही बिंदु लगेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। चलिए फिर देखिए x का लीजिए
लीजिए -10, लेकिन यहां पे दोस्तों देखिए x का मान मुझे कहीं भी -10 नजर नहीं आ रहा है। चलिए y का मान 14 और y का मान 14 है, वो भी हमें नजर नहीं आ रहा है। अब करें क्या कि भाई दोनों मान लिखे का, हमने ग्राफ तो बना दिया, संख्या लिख दी, लेकिन ये संख्या यहां मिल नहीं रही है। लेकिन दोस्तों हमने ये संख्याएं जो लिखी है ग्राफ के अंदर वो भी कुछ सोच समझ कर ही लिखी है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने ये ध्यान रखते हुए लिखा है ताकि ये संख्याएं भी आनी चाहिए। तो हमने यहां पे देखिए सभी संख्या जो लिखी 4 का पहाड़ा लिखा है और 4 का जैसे पहाड़ा लिखा, मुझे चाहिए x का मान -10 कहां मिलेगा, -8 और -12 के ठीक बीच में, इसीलिए हमने ये लिखी ताकि हमें संख्याएं बीच में भी मिल जाए। चलिए यहां ठीक बीच में हमें मिल जाएगा क्या, -10, कोई दिक्कत नहीं। y चाहिए हमें 14 प्लस में, और 14 का मिलेंगे 12 और 16 के ठीक बीच में, यानी y पे भी मान मिल गया। क्या मिल गया, y के मान हमें 14 और यहां हमें क्या मिल गया, -10। अब इन दोनों की लाइनें जैसे ही मिलेगी हमें बिंदु मिल जाएगा। चलिए x का मान सीधी लाइन पे चलते हुए जाएगा ऊपर की तरफ, ये y का मान सीधी लाइन पे चलते हुए जाएगा इस बाईं तरफ, और बाईं तरफ जैसे ही आएगा और जैसे ही दोनों मिलेंगे दोस्तों और मिलेंगे वहां लगा देंगे हम बिंदु, और बिंदु लगाते ये देखिए बिंदु क्या हो गया, ये हो गया -10,14 और ये हो गया अपना 0,32। जैसे ही बिंदु आए दोस्तों इसके लेकर दोनों को क्या कर दो, मिला दो, मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, और यही क्या है जो अपना प्रश्न में समीकरण था ये उसका आलेख हो गया है। दोस्तों ध्यान रखें कि भाई यहां पे हमने जो मान लिखे हैं वो मान भी आप ये बात ध्यान में रखते हुए करें कि वो संख्या वापस ग्राफ में भी आनी चाहिए। बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो वो फिर क्या होगा, ग्राफ से बाहर चली जाएगी, और वो बाहर नहीं जाए इसलिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्याएं ना लिखकर उसे बराबर गैप की बड़ी बड़ी संख्याएं भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने हमारे इस 8वें प्रश्न का यह पहला प्रश्न हो गया, और इसी प्रकार से करते हैं इसके अगले और प्रश्न। इसके 8वें प्रश्न के दूसरे में यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए तापमान सेल्सियस में दिया गया है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, अगर हमारे पास सूत्र तो है, अब सूत्र में करना क्या है, 9/5 का 9/5, यहां दोस्तों गुणा का चिन्ह है, कोष्ठक के अंदर आप रखो तो भी सही, कोष्ठक हटा के सीधा गुणा लगा दो तो भी सही। सेल्सियस में यहां मान अपन दिया गया 30 डिग्री और ये जो है वो वैसे का वैसा। अब इसको रखकर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तापमान का मान। चलिए 5 और ये 30 दोनों कट रहे ना, 5 एकम 5 और ये 5 छंग 30 हो गए दोस्तों, 6 बार भाग चला गया 5 का, 9 को 6 से गुणा कर लेंगे, देखो काटने के बाद अंश से करेंगे गुणा, और ये हो गया 54 और प्लस में दोस्तों है 32। तो फ़ारेनहाइट में वही तापमान वापस जो आया वो हो गया अपना 86 डिग्री। ध्यान रखिए दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो गया तापमान। जो तापमान सेल्सियस में 30 डिग्री था वो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में ये तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, और यहाँ सूत्र में जाइए फ़ारेनहाइट आगे है और अंदर जो है उसमें अभी सेल्सियस का मान था, दूसरे प्रश्न में जो हमने सेल्सियस का मान रखा फ़ारेनहाइट में मान आ गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि भाई फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों किसी भी सूत्र के अंदर यदि सूत्र के जो आगे लिखा है और उसका मान यदि प्रश्न में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जिसका मान दिया गया है उसे पीछे ले जाएंगे, जिसका मान ज्ञात करना है उसे आगे लेकर आएंगे। तो चलिए कैसे करें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 9/5 कोष्टक ये गुणा में c प्लस 32 इसको पहले लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या किया, हमने बराबर के जो पीछे था उन सबको उठाकर हम यहां लेकर आ गए, इसको उठाकर वहां ले गए, यानी अपना पूरा पक्ष चेंज कर दिया। ऐसी कंडीशन में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए जिसका मान दिया गया वो लिख दें, ये 9/5 गुणा में c है प्लस में 32 है और बराबर में ये आ गया 95 दोस्तों। फ़ारेनहाइट का मान यहां दिया गया था ना वो हमने रख दिया। अब हमें देखिए सेल्सियस का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से करूं शुरू पक्षांतरण, जैसे 8वीं 7वीं में हम करते थे, संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे तो जिसका मान ज्ञात करना है उसके जो ज्यादा नजदीक है उसका पक्षांतरण पहले नहीं, जो दूर है उसका पक्षांतरण। गुणा वाला नजदीक माना जाएगा, प्लस या माइनस में हो तो वो दूर माना जाएगा, यानी इसका पक्षांतरण पहले करेंगे। चलिए यहाँ 95 तो यहाँ पे है ही, ये चला गया हो गया -32 और यहां बच गया 9/5 गुणा c। चलिए यहां घटाते हैं, जैसे 95 में से 32 हमने घटाया ये हमें मिल गया दोस्तों 63, कोई दिक्कत नहीं 63 मिल गया। अब हम कर सकते हैं इनका भी पक्षांतरण, गुणा में यदि कभी भिन्न हो तो उसका जो अंश है वो नीचे चला जाएगा, जो हर है
वो ऊपर चला जाएगा। ये 9 से 63 को हम काट रहे हैं। जो अंश और हर होते हैं ना, अकेली संख्या हमेशा अंश के साथ मानी जाती है। 9 एकम 9, ये 9 सत्ते 63, और सेल्सियस में मान दोस्तों 7 को 5 से गुणा कर दिया, ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस में मान पूछा था ना कि भाई कितना होगा, तो वो हो गया अपना 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखें दोस्तों, जो तापमान फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री था, वो सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चौथे प्रश्न में यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। सबसे पहले में क्या करना है भाई, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस के स्थान पर 0 लिखना है और फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये F यहाँ पे 9/5 गुणा C के मान, C का जो मान है वो 0 और प्लस हो गया दोस्तों 32। चलिए 0 से किसी को भी गुणा करो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस 32, यानी F का मान आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जब सेल्सियस में जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये दोनों समान ही है। लेकिन आगे क्या पूछा कि और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, अब यानी फ़ारेनहाइट का जो मान है वो 0 है और हमें सेल्सियस का मान वापस ज्ञात करना है। तो हमने अभी बताया था, इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें हमने क्या बताया कि जब भी आगे वाले का यदि मान दिया गया हो तो पहले इसको उठाकर लेके आ जाओ आगे। 9/5 ये गुणा में C प्लस का 32 बराबर में फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट। अब मान रखते हैं, इसका मान तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, 0 लिखा ना, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या करेंगे, सेल्सियस का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण में देखिए सबसे पहले कौन जाएगा, 32, किसका हो जाएगा, वहां जाते ही माइनस का, प्लस का 32 उस तरफ जाती है माइनस का 32, 0 के साथ माइनस करेंगे 32 तो माइनस 32 ही आएगा। चलिए यहां रह जाएगा कौन, सेल्सियस। अब सोचिए ये चला गया, सरल होना था, हो गया। अब यहां से ले जाएंगे तो गुणा में क्या जाएगा, 5/9 चला जाएगा। 9 ना तो 5 से कट रहा है ना -32 से कट रहा है, तो करें क्या, -32 को 5 से गुणा कर दे। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, गुणा कर ले, क्या मान आता है, जैसे ही -32 को 5 से हमने गुणा किया, ये हमें मिल गया माइनस के 160 और बट्टा में आ गए 9। ठीक है, दोनों को गुणा किया, माइनस का 160 और फिर बट्टा में 9। अब इस 9 से कट तो पहले ही नहीं रहा था, अब भी नहीं काटना है, इसको भाग देके क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे। माइनस तो आगे लिखा है, 9 का भाग देंगे 16 में, 9 एकम 9, क्या बच गया दोस्तों पीछे 7 बचा, 0 आगे लगा हुआ है, 7 और 0 क्या बन गया 70। 9 का भाग दिया 70 में तो 9 सत्ते 63 बचेंगे। ठीक है, जैसे ही 9 सत्ते किया 63 हो गया, बच गया कितना 7। अब ध्यान रखिएगा 7 बचा, लेकिन आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके ठीक बीचों बीच में बट्टा की लाइन खींच के जो ऊपर बचा वो ऊपर लिखें और जिसका भाग देना था वो नीचे लिखें। यानी माइनस के 17 सही 7/9 डिग्री या सेल्सियस, यानी जो फ़ारेनहाइट में 0 था वो सेल्सियस में -17 सही 7/9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। इसका अंतिम प्रश्न में क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, मतलब संख्याओं के रूप में देखा जाए तो ऐसा कोई मान बताइए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या है, समान। यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा मान होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेखिक समीकरण जो लिखा है उसमें F है और C है, इसके अलावा कोई और नहीं, और यहाँ पे कोई घात भी नहीं है। तो यानी अगर ये दोनों समान रख दिए जाए किसी तरह से तो इनका मान है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमें क्या बोला कि भाई दोनों संख्या की संख्यात्मक रूप में कैसे होना चाहिए, समान। तो हम ऐसे मान लेंगे, वैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, हम केवल क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि भाई F और C दोनों क्या लाने हैं, बराबर। चलिए हमने बराबर रख दिया। और ध्यान रखें दोस्तों, जब दो मान आपस में बराबर हो जाए या दो चर आपस में बराबर हो जाए तो और उनका कोई समीकरण बनता हो तो हम उन दोनों नामों में से दोनों ही जगह पे अलग अलग नाम ना लिख के एक ही नाम लिख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हम दोनों नाम अलग अलग ना लिख के एक नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ये जरूर ध्यान रखिए। चलिए कैसे करें, इसको वापस लिखते हैं, या तो दोनों को F कर दो या दोनों को C कर दो, क्योंकि दोनों हमने क्या मानने, समान मानने ना। तो चलिए हमने दोनों को मान लीजिए F लिख दिया, ये तो F है ही, बराबर में जो 9/5 गुणा में जो C है उसको भी हमने F रख दिया और प्लस में कितना है 32। तो ध्यान रखें कुछ भी नहीं किया हमने कि भाई हमें क्या करना है, दोनों को समान मानना है। समान माना, दोनों के समान नाम लिख दिए। अब इसको करते हैं सरल।
चलिए f का f बराबर का बराबर गुणा करते हैं इसको, f को गुणा करेंगे किससे गुणा होगा, हमेशा ऊपर वाले से। कितना बन जाएंगे 9f/5 और प्लस में हो गया 32। ध्यान रखिए गुणा कर दिया, इसको कर दिया गुणा। अब देखिए इसके साथ भी f, ये क्या रहा f, और संख्या क्या बोल रही है कि मेरे साथ कोई चर नहीं है, मैं इस तरफ ही रहूंगा। लेकिन ये बोलेगा मेरे अंदर क्या है चर, मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, मुझे तो इस तरफ जाना है। चर वाला हमेशा इस तरफ आएगा। तो ये पहले से f पड़ा है, ये जैसे ही आएगा खुद किसका है प्लस का, यहाँ आ जाएगा हो जाएगा माइनस का। ये कितना है 9f/5 किसका था प्लस का, इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, और बराबर में क्या बच गया 32। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं करना है कि 5 ऊपर चला गया 9 नीचे चला गया। ये कब करना है, जब गुणा में से हमने संख्या का पक्षांतरण कर दिया होता तो ये 9 ऊपर और 5 ऊपर और 9 नीचे जाता। लेकिन ऐसा दोस्तों कर नहीं सकते, क्योंकि गुणा से पहले इस जोड़ वाली संख्या का क्या होगा पक्षांतरण। लेकिन जोड़ वाली बोल रही भाई मुझे नहीं जाना है, तुझे यहां से जाना है, तो ये पूरे गुणा होके ये पूरी चीज आएगी इस तरफ। अब इसको सरल करना है, यानी कैसे सरल करें, क्योंकि f 2 जगह पे लिखा है, जब तक ये f एक जगह पे नहीं आएगा हम इस f को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसको पहले साथ में लाना है। साथ में कैसे लाएं, ये एक भिन्न नहीं, ये क्या है भिन्न। जब भी कभी एक कोई संख्या या चर भिन्न के रूप में ना हो और दूसरी भिन्न के रूप में हो और बीच में प्लस या माइनस हो, तो उसे मिश्रित भिन्न की तरह सरल करना है। मिश्रित भिन्न कैसे करते थे, यहां से लेकर हम आगे वाले में पहाड़ा बोलते थे, ऊपर वाले को उसमें जोड़ देते थे। इससे करेंगे देखिए गुणा करेंगे क्या होगा 5f, और जैसे ही हम गुणा करेंगे वो जो भिन्न से अलग था अब वो भिन्न के साथ में आ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, 5 को गुणा करेंगे ना, केवल इसीलिए गुणा किया था कि भिन्न के साथ में आ जाए। किसी भी संख्या को यदि जोड़ या बाकी में भिन्न लिखी है और भिन्न के साथ में लाना, जोड़ और बाकी की बात कर रहा हूं, गुणा में नहीं होता। गुणा में होता तो ये इसको काटने की कोशिश करते, साथ में लाने की कोशिश नहीं करते। माइनस या प्लस हो तो इस प्रकार से गुणा करो, वो साथ में आ जाएगा। जो बट्टा के नीचे था अब वो पूरे के नीचे लिखा जाएगा। पहले 5 था, अब भी 5 लिखेंगे, और बराबर में क्या है दोस्तों 32। 5f माइनस 9f करेंगे तो माइनस का आएगा 4f, और बट्टा में आ गए दोस्तों 5, और बराबर कितना 32। अब देखिए f अकेला है, अब इसका क्या करेंगे पक्षांतरण, तो f रह जाएगा अकेला, वहां 32 तो पहले से है ही। ये बट्टा के जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर गुणा में, और ये ऊपर जो गुणा में है वो बट्टा के चला जाएगा नीचे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुणा वाली संख्या का जब पक्षांतरण होता है और उसके साथ यदि माइनस हो तो वो माइनस कभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर उनका प्लस माइनस कभी चेंज नहीं होता, प्लस की संख्या प्लस ही रहती है। जैसे देखिए 5 किसका था प्लस का था ना, और गुणा से भाग से कहां चला गया गुणा में, तो पहले भी प्लस का था अब भी किसका है प्लस का। तो इसी प्रकार से गुणा वाली संख्या जाएगी यहां से बट्टा के नीचे, तो वो माइनस की है और माइनस की ही रहेगी। जो कट रहा है उसे काट लो। ये देखिए 4 और 32 कट रहे हैं, 4 एकम 4 और ये 4 8 32। f बराबर कितना होता है 8 और 5 को गुणा कर दिया, 8 पंजे कितना हो गया दोस्तों 40। इस पूरे के अंदर देखिए गुणा और भाग के अलावा जोड़ बाकी तो नहीं है, और गुणा भाग में ध्यान रखिए अगर एक संख्या यदि माइनस की है तो उत्तर भी किसका आएगा माइनस का। ये रही देखो एक संख्या माइनस की, ये थोड़ी मन से माइनस हटा दिया, नहीं हटा सकते। तो 8 पंजे 40 और पूरी में एक ही माइनस था, ये माइनस लग गया, यानी f बराबर क्या आया माइनस का 40। यहां हमने क्या रखा था f बराबर c, ये दोनों मान क्या थे समान, यानी जब तापमान कितना हो -40 डिग्री है, ये वो तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान होता है। कौन सा -40 डिग्री, तो लिख देंगे अतः वह तापमान जो दोनों में समान होता है, दोनों में समान होता है वह है, वह कौन सा है -40 डिग्री। ध्यान रखिए ये ऐसा तापमान है जो दोनों के लिए समान होता है। इस तरह से आज हमने प्रश्नमाला 4.3 को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।